हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग टिक्नोमेट्री का जो पार्ट 2 है उसको हम लोग कवर करेंगे। और कल जो पहला लेक्चर हम लोगों ने टिक्नोमेट्री का स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिक टिक्नोमेट्री से सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी शुरुआती दौर में, कि एंगल्स को किस तरीके से मेजर किया जाएगा, एंगल्स के क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, और डिग्री, रेडियन और ग्रेड के आपस में रिलेशन को देखा था। इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस भी किए थे जो उन एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। तो ये हम लोग अब सीरीज़ पूरी करेंगे। जो एनडीए का एग्ज़ाम हमारा 6 सितंबर को होने जा रहा है, और ये कोशिश रहेगी कि इस एग्ज़ाम के पहले तक सारा सिलेबस हम लोग अच्छे से कवर कर लें। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। प्रोबेबिलिटी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अब हम लोग टिक्नोमेट्री पर आ रहे हैं। तो टिक्नोमेट्री का एक लेक्चर मैं करा चुका हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो देखिए, टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। हमारे पास ये 6 बेसिक टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है: साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। ये हमारे टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है। थीटा एंगल है, ये फंक्शन थीटा पर डिपेंड करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। तो बेसिक इनके बारे में जानकारी ले लें। अगर ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल अगर हमारा थीटा है, इसको हमने नाम ले दिया ABC, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ से साइन थीटा को हम डिफाइन कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा को हम डिफाइन कर सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मतलब है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा को, टेन थीटा हम लोग जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा अपोजिट होता है टेन थीटा का, 1/10 थीटा, या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब। सेक थीटा जो होगा वो कॉस थीटा का अपोजिट होगा 1/cos थीटा। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये 6 टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक और सेक थीटा। साइन थीटा के बारे में ऑलरेडी पता है, फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा जो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे हमारा कर्ण। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा हो जाएगा 1/10 थीटा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉसेक थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये 6 टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखिए, अगर इनमें से हमको कोई भी एक टिक्नोमेट्रिक फंक्शन पता है, जैसे अगर हमको साइन थीटा की वैल्यू पता है, तो हम बाकी पांचों की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम किस तरीके से करेंगे, समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसके लिए देख लीजिए कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है साइन थीटा 5/13 और आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी फॉर एग्जाम्पल। तो जस्ट मेक ए राइट एंगल ट्राइंगल, कंपेयर करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 5 हो जाएगा, हाइपोटेनस 13। और अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस से लगा के सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 13 + 5 और 13 - 5, यानी 18, 9 × 2 और ये 8, तो 9 × 16 यानी 3 × 4 यानी 12। तो ये हमारा 12 आ गया। अब कॉट थीटा हमको पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 12 है, परपेंडिकुलर 5 है। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारा कितना है, 13 है, और बेस कितना है, 12। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 60
144 प्लस 65 209/60। तो ये हमारे पास कॉट थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको एक भी टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होगा तो बाकी टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको करना क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो हमको क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा, और उसकी मदद से हम बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको एक टिक्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा और बाकी फंक्शंस की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टिक्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शंस हैं उनके बारे में और उनके ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले हम साइन एक्स के बारे में, साइन थीटा के बारे में बात कर लें। साइन एक्स भी लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम साइन एक्स लिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, कैपिटल आर। रेंज क्या होगा इसका, -1 to 1। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब साइन थीटा या साइन एक्स कुछ भी कह लीजिए आप, -1 से 1 के बीच में लाई करता है ऑलवेज। यानी कभी भी साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगी और ना -1 से कम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का दिया हुआ है जिसमें इस कॉन्सेप्ट को आप लगा सकते हैं। हमने कहा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 3, और आपको निकालना है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमारे पास निकालना क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। अब ये एक इक्वेशन दी है, वेरिएबल हमारे पास 3 है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो सवाल है कॉन्सेप्चुअल है, ये इस कॉन्सेप्ट पर है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। अब देखिए सवाल को समझिए कि अगर ये 3 चीज़ें हैं, साइन ए साइन बी साइन सी, इसको मैंने x y z मान लिया, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, और कंडीशन ये है कि x की वैल्यू जो होगी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, y की वैल्यू भी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, और z की वैल्यू भी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। अगर ये इक्वेशन है तो इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा, देखिए इनमें से हम ये जानते हैं कि अगर किसी की भी वैल्यू मैं 1 से कम रखूँगा तो दूसरे की वैल्यू मुझे 1 से क्या रखनी होगी, ज़्यादा रखनी होगी, तभी ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 टॉफ़ियाँ हैं और मुझे 3 बच्चों में बांटनी है, तो अगर मैं किसी बच्चे को आधी टॉफ़ी दूंगा तो दूसरे बच्चे को मुझे 1 से ज़्यादा टॉफ़ी देनी होगी, तभी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। या अगर मैंने एक बच्चे को आधी दी, दूसरे बच्चे को 1 दी, तो तीसरे बच्चे को मैं कितनी दूंगा, 1.5। इसका मतलब ऑब्वियसली अगर मैं किसी का एक हिस्सा कम करूंगा तो दूसरे में वो चीज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स इसका एक ही पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, प्रोवाइडेड द कंडीशन कि भाई 1 से ज़्यादा मैं अगर किसी को नहीं दे सकता हूँ, इसका मतलब इसका एक ही पॉसिबल सोल्यूशन होगा कि x भी 1 होगा, y भी 1 होगा और z भी 1 होगा। तभी ये इक्वेशन इन दोनों कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब साइन ए भी 1 होगा, साइन बी भी 1 होगा, और साइन सी भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। साइन ए साइन बी साइन सी तीनों वैल्यूज़ क्या होंगी, 1। अब हमको पता है कि साइन ए 1 है तो ए हमारा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन बी 1 होगा तो इसका मतलब बी भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री। साइन सी 1 होगा, इसका मतलब क्या है कि सी भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू ही क्या होती है, 1 होती है। अब इस इक्वेशन को हम निकाल सकते हैं, कॉस ए कॉस 90 प्लस कॉस बी यानी कि 90 प्लस कॉस 90। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यानी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, यानी अल्टीमेटली 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमको इस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं टिक्नोमेट्री में जो आ जाते हैं एग्जाम्स में, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डोमेन और ये साइन एक्स का रेंज। अब हम बात करते हैं सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
कि ये कैसा फंक्शन होता है, मैनी टू वन फंक्शन होता है, ये याद रखिएगा, मैनी टू वन फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन हमारा क्या होता है, मैनी टू वन फंक्शन। याद रखिए 1 to 1 नहीं होता, ये फंक्शन हमारा क्या होता है, मैनी टू वन फंक्शन होता है। अब एक सवाल मन में ये उठता है कि अगर ये मैनी टू वन फंक्शन है तो इसका इन्वर्स नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है इन्वर्स सिर्फ उसी फंक्शन का होता है जिसका जो फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू होता है। अगर आप लोगों ने सेट्स पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे कि इन्वर्स सिर्फ उन्हीं फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू होते हैं। लेकिन साइन एक्स का आप लोग जानते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स भी पॉसिबल है। तो ये कैसे होता है? तो देखिए इसका जो डोमेन और रेंज है, इस पर्टिकुलर डोमेन और रेंज में, इस पर्टिकुलर स्पेशली डोमेन में साइन एक्स का पूरे डोमेन में इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा डोमेन को क्या करते हैं, कंसाइज करते हैं या रिसाइज करते हैं, और रिसाइज करने के बाद ही साइन एक्स का जो इन्वर्स है यानी कि साइन इन्वर्स एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो साइन इन्वर्स एक्स एग्जिस्ट करता है लेकिन इंटायर साइन एक्स के डोमेन में नहीं करता है, ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। इस पर हम लोग जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे तो हम इस पॉइंट पर आएंगे। तो ये मैनी टू वन फंक्शन हो गया। इसके बाद अगर हम कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू लें तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और इंटायर डोमेन में डिफरेंशिएबल भी है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है और इंटायर डोमेन में डिफरेंशिएबल भी है। इसके बाद पीरियोडिक फंक्शन भी है, देखिए ये सारे एस्पेक्ट हम लोग यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग अभी टिक्नोमेट्री कर रहे हैं, तो अभी ये टिक्नोमेट्री में हमने अलजेब्रा, कैलकुलस के जो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पीरियोडिक फंक्शन भी है। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन बिल्कुल सिंपल है कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके से है f(x + t = f(x), जहाँ t एक पॉजिटिव नंबर है, यानी एक रेगुलर इंटरवल के बाद फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी एक रेगुलर इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और इसका पीरियड कितना होता है, 2π। याद रखिएगा पीरियड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। साइन एक्स का पीरियड याद रखिएगा कितना होता है, 2π होता है। तो साइन एक्स की प्रॉपर्टीज हो गई, साइन एक्स का डोमेन हो गया कैपिटल R, इसका रेंज हो गया -1 to 1, यानी कि मिनिमम वैल्यू साइन एक्स की होती है -1, साइन एक्स का ये है, साइन थीटा का ये, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। मैनी टू वन फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है इंटायर डोमेन में, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है, यानी कि इसका जो पीरियड है वो कितना है, 2π, मतलब 360 डिग्री, यानी हर 360 डिग्री के बाद साइन थीटा या साइन एक्स की वही वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। अगर साइन एक्स की कुछ वैल्यू है तो अगर उसमें हम 360 डिग्री ऐड कर दें तो वही वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन, और साइन एक्स हमारा क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ पर। इसका ग्राफ किस तरीके से होता है, तो ग्राफ से भी एक दो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पॉजिटिव साइकिल है, इधर नेगेटिव साइकिल में भी बना देता हूं मैं। तो आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है इसमें, ये लगातार ये ग्राफ है। इस तरह की वेव्स को हम कहते हैं, अगर हम वेव का पॉइंट ऑफ लें तो इसको हम साइन वेव भी कहते हैं। इस तरह की वेव्स हैं, कंटिन्यूअस हैं। ये 0 है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये वैल्यू 1 और यहाँ पर ये वैल्यू माइनस। तो आप देख रहे हैं कि 0 से π/2 तक ग्राफ ऊपर की डायरेक्शन में है, और π/2 से 3π/2 तक डाउन डायरेक्शन में है, और फिर 3π/2 से 5π/2 तक ये अपवर्ड डायरेक्शन में है।
इसी तरीके से कंटिन्यूस ऊपर नीचे चल रहा है। तो अब इसका मतलब अगर हम 0 से π/2 की बात करें तो इस रेंज में ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर हम π/2 से पाई की बात करें तो इस रेंज में ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैलकुलस जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र होगा। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ओवरव्यू बता देता हूँ मैं आपको। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है एक ऐसा फंक्शन जिसमें अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन है उससे हमको जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो वैल्यू भी हमको क्या होगी, ज़्यादा। यानी जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है हमारे साइन x की वैल्यू भी बढ़ रही है। ग्राफ से दिख रहा है आपको, साइन 0 की वैल्यू 0 है, एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, वैल्यू बढ़ती जा रही है और π/2 पर जाके मैक्सिमम हो जाएगी। अब π/2 से लेकर अगर हम 3π/2 की बात करें या पाई तक की बात कर ले अपनी एक साइकिल में, π/2 से अगर हम इसको 3π/2 भी लिख सकते हैं, 3π/2 तक आप देख रहे हैं जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। तो ये ग्राफ क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। दूसरी बात, 0 से पाई तक वैल्यू साइन x की पॉजिटिव है और पाई से 2π तक वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये याद रखिएगा। यानी 0 से 180 डिग्री तक साइन x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और 180 से 360 के बीच में वैल्यू क्या होती है, इसकी नेगेटिव होती है। तो ये साइन x का एक पूरा ओवरव्यू मैंने आपको बताया है ग्राफ का कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, मैनी टू वन फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियड 2π होता है, 0 से π/2 में इंक्रीजिंग होता है, π/2 से 3π/2 में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम cos x, tan x, sec x, cos x, cot x और cos x के ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।